बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम। बुर्ज हमल से ताल्लुक़ रखने वाले मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रज़वी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ये आपके बर्थ चार्ट की जर्नल रीडिंग है। ये गैर मामूली, गैर रस्मी, गैर रिवायती वीडियो है। ये मैंने एक सेगमेंट शुरू कर दिया है। 12 के 12 बुर्जों को आपकी जो जायचे की कैफियत हैं, आपके लिए नाफ़े और मुज़र अहवाल हैं, और आपके लिए जो अथेंटिक सिक्का दुरुस्त तजावीज़ व हिदायत हैं, इल्म रूहानियात, इस्लामी इल्म नजूम की रोशनी में आपके लिए जो रेमेडीज़ हैं, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। देखिए, आप बुर्ज हमल हैं, चाहे किसी भी एतबार से हैं, चाहे किसी भी ज़ाविये, किसी भी हवाले से हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। अब मामला ये होता है कि हर इंसान के 3 बिग्स होते हैं। एक राइजिंग स्टार, एक सन साइन और एक मून साइन। चाहे आपका सन साइन एरीज़ है, आपका मून साइन एरीज़ है, चाहे आपका राइजिंग स्टार, आपका लगन एसेंडेंट एरीज़ है, ये वीडियो आपके लिए है। अमूमी तौर पे आपकी तारीख़ पैदाइश का जो दौरानिया है वो 20 मार्च से, वरना हतमी तौर पे 21 मार्च से स्टार्ट होता है और 20 अप्रैल तक रहता है। इस दौरान में अगर आप पैदा हुए हैं तो आपका सन साइन एरीज़ है। लेकिन अगर आपका राइजिंग स्टार जो तकरीबन 2 घंटे तक चल जाता है और हर रोज़ इसकी साथ आती है, अगर आपका राइजिंग स्टार मेष राशि रैम है तो फिर तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए परफेक्ट है। ये भी बता दूं कि मैं ट्रॉपिकल सिस्टम पे, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी पे काम करता हूँ। आपको यूनानी इल्म नजूम बताता हूँ। वैदिक सिस्टम को अगर मैं बताऊँ, फॉलो करूँ, तो उसका मैं आपको मेंशन कर देता हूँ कि ये वैदिक सिस्टम, साइडेरियल सिस्टम, निर्वाणा, हिंदुआना, ज्योतिष सिस्टम जो है आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। अब बहुत से ख़वातीन हज़रात ऐसे हैं जिनको सिरे से अपनी तारीख़ पैदाइशी मालूम नहीं है, तो आप क्या करेंगे? मेरा वसी तजर्बा मुशाहिदा ये है, मैंने ये जांचा, परखा, समझा है। मैंने सैकड़ों ख़वातीन हज़रात के जायचे बनाए हैं, उसमें ऐसे सैकड़ों ख़वातीन हज़रात भी हैं जो रूहानी रहनुमाई हासिल करते हैं, जिनको सिरे से अपनी तारीख़ पैदाइश मालूम नहीं है। तो उनके नाम का जो पहला हर्फ है, अगर वो बुर्ज हमल से मुताल्लिका हर्फ है, तो वो हर्फ लाजमी अपना असर दिखाएगा। तो ये जो कवानीन बने हुए हैं, मवाज़ीन बने हुए हैं, कवायद बने हुए हैं, इनकी भी अपनी जगह एक हकीकत है, इनकी माहियत है, जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो बुर्ज हमल को उलमाए इल्म जफ़र ने जो हरूफ दिए हैं और मंसूब किए हैं, उनमें सबसे पहला हर्फ अलिफ है। अलिफ मद आ भी है, इसमें आइन भी है, लाम भी है और या भी है। यानी जो लफ्ज़ बनता है वो आला, अलिफ आइन लाम और ये आला। ये आला जो 4 हरफों पे मुश्तमिल है, अलिफ आइन लाम और ये चारों हर्फ बुर्ज हमल से मंसूब हैं, बुर्ज हमल से करार दिए गए हैं। अब हमारे यहाँ बात यह है कि अगर कोई 20-21 मार्च से लेकर 20 अप्रैल के दरमियान पैदा हो रहा है, तो उसका सन साइन एरीज़ है। या अगर उसका पैदाइशी जायचा बना के देखा और उसमें राइजिंग स्टार लगन मालूम हुआ कि मेष है, एरीज़ है, तो बहुत कम लोग होंगे जो नाम का पहला हर्फ अलिफ आइन लाम और ये से रखेंगे। कोई भी नाम रख दिया जाता है, ख़ास तौर पे हमारे पाकिस्तान में। यहाँ तो लोगों को सिरे से तारीख़ पैदाइश ही मालूम नहीं जानते लोग अपनी तारीख़ पैदाइश। तो ऐसी सूरत में आप अपने नाम के पहले हर्फ को भी फॉलो कर सकते हैं। ये चीज़ें मैं हर मरतबा अपने हर वीडियो में बार बार दोहराता हूँ। मैं अब जो हक़ाइक़ आपकी खिदमत में यूनानी इल्म नजूम के असरार व रमूज़ पेश करने जा रहा हूँ, उसमें आपको बता दूँ, आपका जो रोलर प्लैनेट है वो मरी है, मार्स। और मार्स ताकत का, तवानाई का एक बहुत बड़ा भंडार है, एक मेगा ट्रांसफार्म है, जो ताकतें और तवानाइयाँ आपको फ़राहम करता है। जहाँ तक आफ़ताब आलम मताब शम्स का ताल्लुक़ है, तो हर साल
शम्स आपके जायचा के पहले घर में आके नौरोज़ के वक्त का आगाज़ करता है। पहले यूनानी साल का आगाज़ भी आपके जायचा के पहले घर से होता है। जो फर्स्ट डेकन है एरीज़ का, जब शम्स इसमें तलू करता है नौरोज़ का दिन, कभी 20 मार्च को, कभी 21 मार्च को। 20 और 21 मार्च ये वो दो तारीख़ें हैं जिनके दरमियान नौरोज़ आता है। ये वो वक्त होता है जिस वक्त में खालिक किरदगार रब मुताल अहसनुल खालिकीन रब्बुल आलमीन ने दुनिया आलम का निज़ाम चलाया था और कायनाती घड़ी का आगाज़ किया था। नौरोज़ के बारे में मेरे बहुत से वीडियोज़ हैं, उनके बारे में आप यकीनन जानते होंगे, आपको उनके बारे में मालूमात है। ये सूरज का शर्फ़ी घर है। आफ्ताब हर साल जब आपके फर्स्ट डेकन में आता है और 19 दर्जा एवरीज ज़ोडिकल साइन में सन एग्ज़ाल्ट करता है, और हर साल ये शराफत, ये उलूम, ये इज़्ज़त, ये मर्तबत, ये मकाम व एहतमाम इलाही बुर्ज हमल को अता होता है। दूसरा जो अलवी कौकब है ज़ुहल, कैवान मुअज़्ज़म, जो बाउंड्रीज़ पैदा करता है, रुकावटें लेके आता है, सुस्ती, काहली पैदा करता है, जमूद और बंदिश पैदा करता है। ज़ुहल जब 28 साल के बाद आपके जायचे के पहले घर में आता है तो हबूत याफ्ता हो जाता है। बुर्ज हमल आपके बुर्ज का जो 21वां दर्जा है, इसमें ज़ुहल को 28 साल के बाद डाउनफॉल हो जाता है। अभी ज़ुहल को ये डाउनफॉल जो होगा 26 अप्रैल 2027 में होगा बाहिसाब यूनानी ट्रॉपिकल वेस्टर्न इल्म नजूम की रोशनी में। इस वक्त ज़ुहल आपके जायचा के पहले घर में मौजूद है, हबूत याफ्ता घर में है। ज़ुहल खुद कमज़ोर हुआ पड़ा है। तो अप्रैल 2027 में ये हबूत याफ्ता हो जाएगा। इससे कबल मार्च 1998 में ये ठीक इस मकाम पे हबूत याफ्ता हुआ था। इससे पहले अगस्त 1997 में भी ये हबूत याफ्ता हुआ था, चूँकि ये आगे जाके रेट्रोग्रेड होके पीछे आया था, फिर हबूत वाले मकाम पे हबूत याफ्ता हुआ था। और इससे पहले जुलाई 1997 में ये हबूत याफ्ता हुआ था, और इससे पहले 1969 1969 में जनवरी में ये हबूत याफ्ता हुआ था। तो ये डेट्स हैं। अब अप्रैल 2027 में ज़ुहल जो है ये हबूत याफ्ता होने जा रहा है आपके जायचा के पहले घर में। ज़ुहल का ये जो प्लेसमेंट है ये आपको ज़्यादा फ़ाल बनाता है, मेहनती बनाता है, मजबूत बनाता है, जारह बनाता है और बखैर आफ़ियत आपको सेहतमंद बनाता है। लेकिन इसके लिए शर्त ये है कि आपके पैदाइशी जायचा में आपका मार्स भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अब एक बड़ी पते की बात है, ये मेरे मौजू का, मेरे मज़मून का हिस्सा तो नहीं था, लेकिन अब आ गया है तो आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। ये आपका रूहानी जायचा है जो मैं आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ, बुर्ज हमल। आपके जायचे का जो पहला घर है ये आपकी शनाख्त है, आपकी पहचान है, आपका नाम है। तो मामला ये है, चाहे आप खुद बुर्ज हमल हैं, चाहे आपका बच्चा या बच्ची बुर्ज हमल है, उसका नाम अच्छा रखें, बेहतरीन रखें, इस्लामी रखें। नाम का बच्चे की किस्मत पे, बच्चे के मिजाज और नफ्सियात पे बहुत गहरा असर मुरतब होता है। ख़बरदार ख़बरदार, नाम को मत बिगाड़ें। अगर आप बुर्ज हमल हैं और आपका नाम बिगाड़ दिया गया है तो इसका आपकी किस्मत पे बहुत मनफी असर पड़ा, आपकी बदबख्ती शुरू हो गई। अगर बचपन से आपका कोई फजूल और घटिया किस्म का निक नेम रख दिया गया, मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ आलमिया ये है कि नाम बंदे का आली है और उसको पंजाब के देही इलाकों में अल्ली अल्ली कहने लग जाते हैं। नाम अ, जमशेद है तो जिमी जिमी कहने लग जाते हैं। अब जिमी क्या बकवास है, ये कौन सा नाम है, इसका क्या माना है? जमशेद का माना तो आफ्ताब आलम मताब है, सूरज है, और जामे जमशेद एक आईना था। तो ये जो नाम बिगाड़ दिया जाता है ये बहुत गलत है।
अगर बुर्ज हमल का नाम बिगाड़ दिया जाए तो जायचे का पहला घर ज़ात, शख्सियत, इज़्ज़त, मर्तबा, मकाम, बुनियादी किस्मत, हैसियत, मरातिब, उलूम, तरक्की, दर्जात, बुलंदी, कैरियर, शोहरत, प्रोफाइल, वो सब वीक होने लग जाता है, वो वीक होने लग जाता है। कभी भी बुर्ज हमल को अपना निक नेम नहीं रखना चाहिए, कोई ऊट पटांग नाम नहीं रखना चाहिए और किसी को ये इजाज़त नहीं देनी चाहिए कि वो आपका नाम बिगाड़े और आपकी बदबख्ती का सबब बने। देखिए कुरान करीम फुरकान हमीद में खालिक कायनात रब मुताल इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वला तनाबजू बिल अलकाब, कभी भी नाम मत बिगाड़ो, एक दूसरे का बुरा नाम मत रखो। बिसल इस्मुल फुसूक बादल ईमान, ईमान लाने के बाद ये बड़ा गुनाह, घटिया और पस्त अमल है कि अगर आप किसी का नाम बिगाड़ देते हैं, ये गुनाह कबीरा है। वमन लम यतुब फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, और जो तौबा न करे वो जालिम है। खबरदार, जिन लोगों ने किसी का नाम बिगाड़ा है वो भी तौबा तायब हो जाएं, ये कुरान का फैसला है, कुरान का हुक्म है। देखिए अगर आप किसी का नाम बिगाड़ते हैं तो उसके मनफी असरात आप पर भी पलट के आएंगे। आप किसी का नाम झल्ला रख देते हैं, किसी का नाम बोंगा रख देते हैं, किसी का नाम लल्लू रख देते हैं, किसी का नाम अगर रशीद है तो शीदा रख देते हैं, मजीद है तो माजू रख देते हैं। ये नाम बिगाड़ने से आप पे भी मनफी असरात मुरतब होते हैं। मैंने मुहज़्ज़िब, अहले दानिश, अहले तमीज़, जिनकी अच्छे ख़ानदानों में तरबियत हुई है, उनको देखा है, कभी भी किसी का नाम नहीं बिगाड़ते। मेरा बज़ात खुद ये अमल रहा। मैंने कभी किसी को उसके निक नेम से मुखातिब नहीं किया, उसका नाम नहीं बिगाड़ा। मैं हमेशा साहिब, मोहतरम, जनाब आली, आपका इसमें गिरामी क्या है, यानी एक तरीक़ाकार होता है। तो किसी भी बुर्ज से आपका ताल्लुक़ है, ना आपको किसी का नाम बिगाड़ना चाहिए और ना किसी को ये हक़ और इजाज़त देनी चाहिए कि वो आपका नाम बिगाड़ दे। ये हो गई पहली बात। तो आपके जायचे का पहला घर एक्टिव है। पहला घर तब एक्टिव होता है जायचे का जब अच्छा नाम रखा जाता है, तो जायचे का पहला घर एक्टिव हो जाता है। जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है और बोलने लग जाता है तो जायचे का दूसरा घर, बोलने का घर, एक्टिव हो जाता है, ग़िज़ा का घर एक्टिव हो जाता है। और फिर बच्चा इतना बड़ा हो जाता है कि वो अपने वालिदैन से तकाज़े करने लग जाता है, मांगने लग जाता है, ज़िद और फरमाइश करने लग जाता है, तब उसके जायचे का दूसरा घर एक्टिव होता है। जब उसके बहन भाई और भी हो जाते हैं, बहन भाइयों के साथ घुलता मिलता है, उसकी आमद-ओ-रफ़्त का एक सिलसिला शुरू हो जाता है, उसका तालीमी सफ़र शुरू हो जाता है, उसके बोल-चाल, अदब-आदाब, तमीज़, गुफ्तगू, तरबियत का सिलसिला शुरू होता है, तो जायचे का तीसरा घर एक्टिव हो जाता है। बुर्ज हमल से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात, बहुत पते की बात आपको बता रहा हूँ, बड़े राज़ की बात आपको बता रहा हूँ। जायचे के चौथे घर का ताल्लुक़ घर और माँ के साथ होता है। बुर्ज हमल से ताल्लुक़ रखने वाले अक्सर बच्चे, बिलख़ुसूस लड़के, उनकी सबसे ज़्यादा क़राबत, ताल्लुक़, मोहब्बत अपनी वालिदा से होती है, माँ से होती है। हाँ, एक बात आपको वाज़ेह तौर पे बता दूँ कि ऐसे बुर्ज हमल जिनका जुपिटर, मुश्तरी, बरजीस पैदाइशी जायचा में बहुत स्ट्रॉन्ग है, ताकतवर है, जिन्होंने बहुत उरूज हासिल करना है, किसी बहुत बड़े ओहदा, मनसब, मकाम पे जाना है, गुर्बत से उठ के बुलंदियों का सफ़र तय करके इमारत और अमीरी कबीरी हासिल करनी है, उन बच्चों का बचपन से रुझान अपने बाप की तरफ होता है। वो पापाज़ बॉय होते हैं, वरना अमूमी तौर पे एरीज़ जो हैं वो मामाज़ बॉय होते हैं। अगर मामा बॉय है एरीज़, तो मून एक्टिव है, मून स्ट्रॉन्ग है, और अगर पापा बॉय है तो फिर जुपिटर, मुश्तरी, वो बहुत एक्टिव है। अच्छा, यहाँ अब एक और पते की बात आपको बता दूँ
बुर्ज हमल चूँकि जंगजू है, बहादुर है, निडर है, बेबाक है, ये हुकूमत के लिए, इक़्तिदार के लिए पैदा हुआ है, इसमें लीडरशिप का मादा कूट-कूट के भरा हुआ है। तो बुर्ज हमल इनकी अपनी जो कैफ़ियत है, उस कैफ़ियत को ये अपने आइडियल में तलाश करते हैं। तो बुर्ज हमल का जो आइडियल होगा, वो जंगजू, क़िताल करने वाला, बहादुर योद्धा, कोई बड़ा सिपहसालार, कोई फ़ातेह होगा। बुर्ज हमल से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चों को बचपन से ही ऐसी शख्सियात की जानिब बड़ी कशिश और रिग़बत महसूस होती है, वो उनको आइडियल बना लेते हैं, जिनका तारीख़ में नाम है। कोई हेरकुलिस का फ़ैन होगा, कोई जूलियस सीज़र का फ़ैन होगा। तो फ़िलवक़्त आजकल तो एक मुसीबत खाना बना हुआ है कि नाम नेहाद जाली किस्म के मार्वल और ये जो डीसी कॉमिक्स के हीरोज़ थे, जस्टिस लीग ऑफ अमेरिका, सुपरमैन, बैटमैन, स्पाइडरमैन, ये हीरो बने हुए हैं। जिनकी पैदाइश किसी मज़हबी घराने में हुई है या जिनका मज़हबी रुझान है, तो उनका हीरो या तो इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम होगा, फ़ातिह खैबर, फ़ातिह बदर, अमीर अल-मोमिनीन, मुश्किल कुशा, मौला अली अलैहिस्सलाम, उनके आइडियल होंगे। या शहनशाह वफ़ा सरकार गाज़ी अब्बास उनके आइडियल होंगे अलैहिस्सलाम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उनके आइडियल होंगे कि तन्हा हज़ारों लाखों के मजमा में लश्कर के मद्दे-मुक़ाबिल आन खड़े हुए। और फ़िरक़ावारियत की बात नहीं कर रहा, एक ज़िमनी बात कर रहा हूँ। बाज़ हमल अफ़राद के आइडियल खलीफ़ाए दोम हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु होंगे। फ़ातिह इस्लाम है बहुत, उन्होंने फ़तूहात की। कुछ के आइडियल हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु होंगे। किसी को टीपू सुल्तान पसंद होगा, किसी को सलाहुद्दीन अय्यूबी से मोहब्बत होगी। तो आइडियल बुर्ज हमल का वो होगा जो जंग, जिदाल करने वाला, जंगजू, बहादुर, फ़ातिह है। उनकी तरफ बुर्ज हमल का जो रुझान है वो ज़्यादा होगा, चूँकि आईना है ख़ुद उनका अपना। जो उनकी अपनी ख़ुसूसियात हैं, वो उनको उनके आइडियल में नज़र आती हैं। ये तो हो गई एक बात। मैं बात कर रहा था आपके ज़ायचे के चौथे घर की। याद रखिएगा एरीज़, आपकी किस्मत आपके घर और घर के माहौल से जुड़ी हुई है। बचपन में जब आपके ज़ायचे का चौथा घर एक्टिव होता है, जब आप अपनी माँ से बहुत ज़्यादा करीब होते हैं, माँ से मोहब्बत करते हैं, तो इससे आपकी रूहानी इर्तिक़ा होती है और ज़हनी सुकून आपका बेहतर होता है। अगर बुर्ज हमल से ताल्लुक़ रखने वाले मेरे बहन-भाइयों, आप ये चाहते हैं कि आपकी किस्मत सँवर जाए, आपको अपना ज़ाती घर मिल जाए, आपके घर में सुख और सुकून आ जाए, घर से नहुसतों का ख़ात्मा हो जाए, घर से हर किस्म की परेशानियाँ दफ़ा दूर हो जाएँ, घर आपके लिए जन्नत बन जाए, गहवारा जन्नत बन जाए, घर का माहौल आपके लिए बड़ा अच्छा हो जाए। इसके लिए अगर आपकी वालिदा हयात हैं, तो आप अव्वल तो वालिदा की खिदमत करें, उनकी जो ख़्वाहिशात हैं उनको पूरा करें, उनके मकासद को पूरा करें, उनके अहकामात की पैरवी करें, फ़र्माबरदारी करें। और अगर आपकी वालिदा सौम सलात की पाबंद नहीं है, नमाज़ नहीं पढ़ती, तो अपनी वालिदा की मिन्नत समाजत करके उन्हें नमाज की पाबंदी करवाएँ। बुर्ज हमल, अगर आपकी वालिदा तहज्जुद पढ़ती है, नमाज़ पंजगाना तो पढ़ती है, तहज्जुद पढ़ती है और आपके लिए दुआ करती है रात के आखिरी पहर में, मुंतहाए शब में शब बेदारी करती है आपके लिए। बहुत सी माएँ हैं हमारे ख़ानदान में, हमारे बुज़ुर्गों में, हमारे असातिज़ा, उलमा, मशाइख़ की वालिदा, उनकी माएँ शब बेदारी करने वाली, तहज्जुद पढ़ने वाली और तहज्जुद पढ़ के रात की तन्हाइयों में अपने बच्चों के लिए दुआएँ करने वाली। उनके बच्चों को खुदा ने बख्त लगाया, रंग लगाया, उरूज मिला, इज़्ज़त मिली। दुनिया आलम में उनका नाम है, इंटरनेशनल लेवल के
उलमा हैं, मशाइख हैं, कुर्रा हैं, हुफ़ाज़ हैं, उनको खुदावंद कुद्दूस ने इज़्ज़त और मर्तबा से नवाजा। यूँ लोअर मिडल क्लास बल्कि गुर्बत और पसमानदगी से हमारे ख़ानदान के बुज़ुर्ग उठे और बेहम्दिही ताला उन्होंने बहुत बड़े-बड़े मदरसे बनाए। चूँकि वालिदा जो बुज़ुर्ग ख़वातीन थीं, वो नेक थीं। तो बुर्ज हमल से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ, अगर आपकी वालिदा मुसल्ला पे इबादत करेंगी, नमाज़ पढ़ेंगी, तहज्जुद पढ़ेंगी, तो इससे आपकी किस्मत बदल जाएगी। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, माँ की दुआ सबको फ़ायदा देती है, बुर्ज हमल आपको बहुत फ़ायदा होगा। और अगर खुदा न खास्ता आपकी वालिदा वफ़ात पा चुकी हैं, तो आप उनके लिए इसाले सवाब का एहतमाम करें, उनके लिए आप बख्शिश की दुआ करें, उनकी सालाना बरसी का, उनके सालाना ख़त्म पाक का एहतमाम करें, अपने घर में कुरान ख़वानी करवाएँ और उनके लिए दुआ करवाएँ, महफ़िल करवाएँ। इससे आपके घर में बड़े मुस्बत असरात आएँगे, बहुत फ़ायदा हासिल करेंगे आप। अच्छा, मैं बात कर रहा था ना कि बुर्ज हमल का आइडियल जो है वो जंगजू होता है, वो फ़ातिह होता है। अगर सनातन धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले हिंदू हैं और मेष राशि हैं, तो उनका आइडियल हनुमान होगा। उनको हनुमान से बहुत रिग़बत होगी, तो हनुमान चालीसा पढ़ने से भी उनको बहुत फ़ायदा होगा। मेरे अंदर ये तासुब नहीं है, मैंने दुनिया के तमाम बड़े मज़ाहिब का मुतालिया किया है। मज़ाहिब आलम का मुतालिया किया है, अदयान आलम को खंगाला है और अपने मज़हब की हकीकत को दरियाफ़्त किया है, असरार और रुमूज़ को जाना है। तो गाली तो किसी भी मज़हब के रहनुमा को, मुक़द्दस ज़ात को नहीं देनी चाहिए, वरना आपके ज़ायचे का दूसरा घर कमज़ोर हो जाएगा। मैं पाकिस्तान में पला बढ़ा, यहाँ परवान चढ़ा, लेकिन मुझे हिंदी लिखना भी आती है, पढ़ना भी आती है, चूँकि मेरे अंदर तासुब नहीं है। तासुब नहीं है अब, तासुब को निकाल बाहिर कीजिए। स्पिरिचुअल चार्ट में जब आपका लड़कपन आता है, तो जब आपकी ज़िंदगी में पहली मोहब्बत आती है, तो आपके ज़ायचे का 5वां घर एक्टिव हो जाता है। पहला घर जब आपका नाम रखा जाता है, आप पैदा होते हैं, दूसरा घर जब आप बोलने लगते हैं, तीसरा घर जब आप चलने लगते हैं, चौथा घर जब आप माँ से करीब हो जाते हैं, घर में रहते हैं, 5वां घर जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं। जब तक बुर्ज हमल मोहब्बत नहीं करता, तब तक उसका 5वां घर एक्टिव नहीं होता, चौथा घर एक्टिव रहता है। 5वां घर तब एक्टिव होता है, जब वो किसी से मोहब्बत करता है। मोहब्बत करने पे 5वां घर एक्टिव हो जाता है। फिर छठा घर तब एक्टिव होता है, जब वो बुनियादी तालीम हासिल कर लेता है और रुपया पैसा कमाने के लिए काम की तलाश करता है, कारोबार करता है, बिज़नेस करता है या मुलाज़मत करता है या मेहनत मुशक्क़त करता है। रुपया पैसा कमाने की गर्ज़ से जब भी बुर्ज हमल अपनी पहली कमाई हासिल करता है, तगो-दौ करता है, उसके ज़ायचे का छठा घर एक्टिव हो जाता है। और जब शादी करता है, तो फिर ज़ायचे का 7वां घर एक्टिव हो जाता है। फिर जब जायदाद प्रॉपर्टी हासिल करने के लिए कोशिश करता है, हाथ-पाँव मारता है कि मैं कुछ बना लूँ, तो फिर ज़ायचे का 8वां घर एक्टिव हो जाता है। जब ट्रैवल अब्रॉड के लिए सोचता है, रूहानियत को बढ़ाने के लिए सोचता है, सौम-सलात की पाबंदी करता है, मज़हबी रुझान बढ़ता है, मज़हब का मुतालिया करता है, कुरान पढ़ता है, हज, उम्रा ज़ियारत करता है, मुबारक सफ़र करता है, बुज़ुर्गों से मुलाकात करता है, नेक लोगों की सोहबत में बैठता है, दीन को समझता है, इबादत करता है, सौम-सलात का पाबंद हो जाता है, तो ज़ायचे का 9वां घर एक्टिव हो जाता है। और जब 9वां घर एक्टिव होता है, दुआएँ कबूल होती हैं, इबादात का सिला मिलता है, तो फिर ज़ायचे का 10वां घर बैतुल किस्मत एविटार हाउस एक्टिव हो जाता है। फिर हल्का अहबाब बढ़ता है, ताल्लुकात फ़रोग़ पाते हैं, एक कम्युनिटी बनती है, ग्रुप बनता है, एक सोसाइटी होती है जिसमें उसका नाम, नमूद और शोहरत आती है, तो ज़ायचे का 11वां घर एक्टिव हो जाता है। और फिर दुश्मन पैदा होने लग जाते हैं, मुखालिफ पैदा होने लग जाते हैं, जो पसे पर्दा सामने आए बगैर खुफिया तौर पे साजिशें करते हैं, नुकसान पहुंचाने की कोशिशें करते हैं, तो ज़ायचे का 12वां घर एक्टिव हो जाता है। तो ये सर्कल आपकी ज़िंदगी में मुसलसल चलता चला रहता है। इस सर्कल से इनकार नहीं किया जा सकता। ये तो मैं आपको बता रहा था एक ज़िमनी तौर पे बात।
आर्यन, अगर आपके पैदाइशी जायचा में मार्स और मरकरी स्ट्रॉन्ग हैं, आपके लिए बेनिफिक हैं अपनी पोजीशन प्लेसमेंट के एतबार से, तो आपको जीने का मज़ा आ जाएगा। आप बड़े हाजिर दिमाग होंगे, तेज़ तर्रार होंगे, शातिर होंगे, और आपको गुफ्तगू में कोई शिकस्त नहीं दे सकता। आप मंतिक, लॉजिक की सलाहियत खुदा दाद लेके पैदा हुए, गॉड गिफ्टेड है आपके पास। बसूरत दिगर, अगर आपका मार्स वीक है, मरकरी वीक है, तो बचपन से ही आपको ज़ख़म लगेंगे, चोटें लगेंगी, सर में बड़ी ज़बरदस्त किस्म की चोट लगेगी, और माथे पे, पेशानी पे, सर पे चोटों के निशान होंगे, टांके भी लगेंगे, जिस्मानी चोटें बहुत ज़्यादा लगेंगी। मरकरी और मार्स के ऐसे प्लेसमेंट जो आपके लिए नैलिफिक हैं, उसकी बिना पे, या उनकी डिग्निटीज ठीक नहीं है। जहनी तनाव बहुत होगा, बुखार बहुत होगा, बार बार बुखार होगा, टाइफाइड होगा, और मिजाज पल में तोला पल में माशा, मिजाज बड़ा दिगरगूं होगा। पारे की तरह जो मरकरी है उसकी मनफी क़ुव्वत आपके अंदर आ जाएगी, बेखाबी की शिकायत रहेगी, खूनी अमराज होंगी, खून ख़राब हो जाएगा, जिसकी वजह से ख़ारिश, एलर्जी, छपाकी और इस किस्म के अमराज पैदा हो जाएंगे। तो मार्स को फिर सेट करना जो है बहुत ज़रूरी हो जाएगा। मार्स आपका तब स्ट्रॉन्ग रहेगा जब आप खुद मुख्तार होंगे। अभी मैंने वैदिक सिस्टम को भी अच्छी तरह खंगाला है, साइडेरियल ज्योतिष सिस्टम और लाल किताब और बाकी जो इंडिया के टॉप के ज्योतिष हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, उनकी तहकीकात को मैंने अच्छी तरह से पढ़ा है, बनज़र गायर उनका मुताला किया है। उसका लुबे-लुबाब भी ये है कि अगर एरीज़ किसी से मदद मांगता है, किसी के आगे हाथ फैलाता है, किसी का एहसान लेता है, किसी के आगे झुकता है बिला वजह, खुशामद दरामद करता है, अपनी अना और खुददारी, खुद मुख्तारी को कुर्बान करता है, तो मार्स वीक हो जाएगा। तो जब आपका अपना रोलर प्लैनेट मार्स वीक हो जाएगा तो फिर आपके पल्ले कुछ नहीं रहेगा। हमारे यूनानी ट्रॉपिकल वेस्टर्न सिस्टम में भी हमारे शयूख़ मग़रिब ने, हमारे माहिरीन इल्म नजूम और माहिरीन इल्म रूहानियात ने भी ये तालीम दी है कि एरीज़ तो है रहनुमा, पेशवा, मुक्तदा, उसको अल्लाह ने मनसब मकाम के लिए पैदा किया है, तो खुशामद दरामद करना, किसी के आगे बिला वजह हाथ फैलाना, किसी का एहसान लेना आपके लिए मुनासिब नहीं है। हत्तल इम्कान आप कोशिश करें कि बचें। अगर आप अपने रोलर प्लैनेट मार्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं तो आपका कारोबार भी फलेगा फूलेगा, आपका जहन रोशन होगा, दिमाग आपका बसीरत वाला होगा, इरादे आपके मजबूत होंगे, और बहस मुबासा में भी आप जारह नहीं होंगे, गाली गलोच नहीं करेंगे। अब आपको एक अहम नुक्ता बता दूँ, मैं वो पेशावर एस्ट्रोलॉजर्स की तरह नहीं हूँ कि रेटिंग हासिल करने के लिए इधर उधर की दो चार बेपरकियाँ उड़ा दी और हाँ 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 जीत गए हम नंबर वन है। मेरा भाई किसी से कोई मुकाबला नहीं है, मान औनाम के मान बानाम, कोई किसी के साथ हमारा मुकाबला नहीं है, कोई किसी के साथ हमारी मुखासिमत नहीं है, किसी के साथ हमारा झगड़ा नहीं है, अपना काम कर रहे हैं। गुजारिश ये करना चाहता हूँ बुर्ज हमल से ताल्लुक़ रखने वाले मेरे मुहतरम बहन भाइयों, जायचे का दूसरा घर आपकी ज़बान से ताल्लुक़ रखता है और रिज़्क से भी ताल्लुक़ रखता है। तो आपका रिज़्क आपकी ज़बान और आपके हाथ से जुड़ा है। तो अपने दांतों की सफाई कीजिए। नीम का मिसवाक इस्तेमाल करने से मार्स के नेगेटिव इम्पैक्ट से आपको निजात मिल जाएगी। और गाली गलोच मत करें, किसी को गाली मत दें, किसी की चुगली मत करें, किसी की ऐब जोई मत करें, किसी की ग़ैबत मत करें। ख़ास तौर पे अगर आपके बच्चे एरीज़ हैं, उनको ये सिखा दें कि बच्चों झूठ नहीं बोलना, गाली नहीं देनी। अगर आप अपनी ज़बान को नापाक करेंगे तो आपका रिज़्क बंद हो जाएगा। फिर आपके अंदर जारहियत पैदा होगी, जुनून पैदा होगा, बेसब्री पैदा होगी, चिड़चिड़ापन पैदा होगा, जज़्बातियत आ जाएगी और ख़ुददारी और अना का ख़ात्मा हो जाएगा। जहाँ तक ज़ुहल का ताल्लुक है, तो ज़ुहल आपके पैदाइशी ज़ायचा में आपका दुश्मन नहीं है। अभी फ़िलवक़्त यूनानी इल्म नजूम में ज़ुहल आपके ज़ायचे के पहले घर में मौजूद है। बेचारा खुद हबूत याफ्ता है, लेकिन वो आपका दुश्मन नहीं है। ज़ुहल अगर आपके पैदाइशी ज़ायचा में ताकतवर है तो आपको इतनी ताकत और अहमियत मिलेगी
ज़ोल के मुस्बत असरात के सबब कि आप तामीरात करेंगे, बड़े बड़े प्लाजे बनाएंगे, बिल्डिंग्स बनाएंगे, कम अज़ कम अपना घर तो बना लेंगे आप इंजीनियर बन सकते हैं, आप प्रॉपर्टी और रियल इस्टेट के काम में बहुत कामयाबी हासिल करेंगे, या कोई भी आप कारोबार करते हैं उसमें आपको बड़ी मदद मिलेगी। ज़राअत खेती बाड़ी से आपको बहुत फ़ायदा होगा। और कोई भी आप काम करते हैं उसमें अगर आप मुसलसल मेहनत करते हैं तो आपकी कोशिशें रंग लाएंगी और आप बहुत ज़्यादा दौलत कमाएंगे। तो 40 साल का जो आदत है आपकी ज़िंदगी में बड़ा अहम है। जब आप जवानी से अधेड़पन की जानिब कदम रखते हैं, उम्र का 40वां बरस जब आप अबूर करते हैं, तो उसके बाद ज़ोल के मुस्बत असरात पूरी ताकत के साथ आप पे रूनुमा होना शुरू हो जाते हैं। आर्यंस आपके एस्ट्रोलॉजिकल ग्राफ में, आपके बर्थ चार्ट में जो जनरल रीडिंग है उसके एतबार से हमारे ट्रॉपिकल सिस्टम में साउथ नूड और नॉर्थ नूड और मैर्करी, यानी दो शैडो स्टार, रास और जम, जिसे आप हिंदी में राहु केतु कहते हैं, ये दो शैडो स्टार, ये दो ऑर्बिट्स आपके दुश्मन हैं, और एक प्लैनेट मैर्करी आपका दुश्मन है। मेरे जहन में एक मजमून आ रहा है लेकिन मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता, चूंकि मैं अपने मजमून से भटक जाऊंगा, कहीं और निकल जाऊंगा, मैं वहां जाना नहीं चाहता। मैर्करी हर इंसान के जायचा में 3 टाइप के प्लेसमेंट रखता है, क्योंकि ये हमेशा सन साइन होने के एतबार से, जो आपका सन साइन जोडाइकल साइन होगा, उसमें हमेशा आपके जायचा में मैर्करी या शम्स से पीछे होगा, पिछले घर में, या शम्स के साथ होगा, कैजमी होगी, या शम्स से अगले घर में होगा। इसके अलावा कोई इसका सन साइन बेस्ड जोडाइकल चार्ट में कोई और प्लेसमेंट है ही नहीं। तो मैं इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो जो मैर्करी के आपके जायचा पे 3 पहलू हैं, या आपके शम्स से पीछे है, या शम्स के साथ है, या शम्स से अगले घर में है, उस पर फिर बात करेंगे इंशाल्लाह अज़ीज़ तफसील के साथ। तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि राहु केतु आपके दुश्मन है, अतारत भी आपका जनरल चार्ट में दुश्मन है। मार्स, मून, सन, वीनस, जुपिटर और सैटर्न, ये 6 के 6 आपके लिए बेनिफिक हैं, ये 6 के 6 आपके लिए साध हैं, आपके लिए मुबारक हैं, आपके लिए मुस्बत असरात के हामिल। और हमारे ट्रॉपिकल सिस्टम में ज़ुहुल तो नहस है ही नहीं, उसका प्लेसमेंट उसको नाकिस बनाता है। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ज़ुहुल को मनहूस मत कहो। इस पर बड़ी तफसील के साथ मैं वीडियो बना चुका हूँ। कुरान में सूरह तारिक में ज़ुहुल मुराद है, कैवान मुअज़्ज़म नजमुस साक़िब, और तारिक इसे करार दिया गया, ये नहस नहीं है, ये तो उस्ताद है, ये तो सख्त गिर मुअल्लिम है, ये ऐसा अतालीक है जिसके हाथ में डंडा छड़ी है। ये आपको सबक सिखाता है ज़माने के नशेब व फराज, उतार चढ़ाव, उरूज व जवाल, अपने बेगाने, दोस्त दुश्मन, हर चीज़ की आपको खबर देता है और आपको कुंदन बनाता है। कुंदन, ये जो ढाया है, साढ़े सती है, ज़ुहुल की शनि की पनौतियाँ हैं, कांतक शनि, आंतम शनि, इन चीज़ों का ताल्लुक ज्योतिष सिस्टम के साथ है, और वो भी मून साइन बेस। ठीक हो गया। तो हमारे ट्रॉपिकल सिस्टम में जनरल रीडिंग में सैटर्न आपके पैदाइशी जायचा में जहां भी बैठा हुआ है आपके लिए नाशाइस्ता नहीं होगा। हाँ, उसका प्लेसमेंट आपके पर्सनल चार्ट में ऐसी डिग्निटीज खड़ी करेगा जिससे पता चलेगा कि वो आपके लिए अच्छा है या बुरा है। चलें, ये कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, आप समझ नहीं पाएंगे, मैं छोड़ रहा हूँ। आर्यंस आपके जायचे के पहले घर में मार्स है, दूसरे घर में है, चौथे घर में है, 7वें घर में है, 8वें घर में है, या 12वें घर में है। वैदिक सिस्टम में तो आप मंगलेक होंगे सो होंगे, लेकिन हमारे ट्रॉपिकल सिस्टम में आप मंगलेक नहीं हैं। आप पे कोई किसी किस्म का मंगल दोषा का असर कतई तौर पर नहीं होगा, ये याद रखिए, ज़हन में रखिए। अच्छा, वो ज्योतिष सिस्टम में हमारा उनका काफ़ी तफावत है, काफ़ी फ़र्क है। हर गुलेरा रंग व बुए दीगर अस, हर फूल की अपनी खुशबू होती है। उनका अपना कैलेंडर है, हमारा अपना कैलेंडर है। उनका अपना निज़ाम फ़ल्की है, हमारा अपना निज़ाम फ़ल्की है। वो साइडेरियल सिस्टम है, हमारा ट्रॉपिकल सिस्टम है। तो उनके सिस्टम में, ज्योतिष सिस्टम में, अगर आपके कुंडली में, आपके बर्थ चार्ट में
सूर्या और बुध दोनों का किरान हो रहा है, दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं, तो इसे बुधत्या योगा कहते हैं। तो वो इसको कहते हैं कि ये बड़ा गैर मामूली इंसान है, इसकी जहानत बहुत है, अक्लमंद है। लेकिन मॉडर्न वैदिक सिस्टम में इसको बड़ा नहस भी समझा जा रहा है और कहा जाता है कि ये आर्यन के लिए बड़ी मुसीबतें लेके आता है, बड़ी परेशानियां लेके आता है, सारी ज़िंदगी मुसीबत में पड़े रहते हैं। उनका हाजमा कमज़ोर होता है, वो तेज़ दिमाग वाले नहीं होते, कुंद ज़हन होते हैं, बचपन में तालीम भी ठीक तरह से हासिल नहीं कर पाते, बचपन से ही उनके अंदर तकब्बुर, गरूर, नखवत, रऊनत, फ़िरौनियत जो है वो आ जाती है और वो किसी को खातिर में नहीं लाते और हर जगह दंगा फसाद लड़ाई झगड़ा करते हैं, जज्बाती बहुत ज़्यादा होते हैं, हत्ता कि खुदकुशी की कोशिश भी करते हैं वगैरह। हमारे सिस्टम में ऐसी चीज़ें नहीं हैं। हमारे यहाँ ये उसूल है कि बाकी जो प्लेसमेंट्स हैं उनको भी देखा जाएगा, बाकी कवाकिब की पोजीशंस को देखा जाएगा। बुनियादी तौर पे मरकरी आपके लिए अगर सन कैज़मी करता है फर्स्ट डेकन में, तो आपकी तरबियत दुरुस्त होनी चाहिए। आपकी तालीम व तरबियत पे भरपूर अगर बेहतर तवज्जो दी गई है, तो उसका आपकी ज़िंदगी पे बहुत अच्छा असर मुरतब होगा। आर्यंस हकीकत पसंद होते हैं, इल्म नजूम पे, रूहानियात पे बहुत कम यकीन रखते हैं। हाँ, अगर कोई कुछ करके दिखा दे, ऐसे माहौल, ऐसे हालात अगर आपके दरपेश हो जाएं, तो फिर आप रूहानियात में और मख्फी उलूम में दिलचस्पी लेते हैं, फिर आप इन चीज़ों को मानने लग जाते हैं। वरना अमूमी तौर पे आम बुर्ज हमल से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात इन चीज़ों को नहीं मानते। तो एस्ट्रोलॉजी और होरोस्कोप का सबसे ज़्यादा इनकार करने वाले हकीकत पसंद, अमलियत पसंद एरीज़ हैं। देखिए आर्यंस, अगर आप तवील अरसा बीमारी, परेशानी, गुर्बत, ज़वाल, इन्हितात, ज़हनी दबाव, डिप्रेशन और गुर्बत का शिकार हैं और मुसलसल हाथ पाँव मारने के बावजूद आप तरक्की नहीं कर पा रहे, मुसीबतें हैं कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, आप एक मुश्किल से निकलते हैं, दूसरी मुसीबत मुश्किल में जा पड़ते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके पर्सनल चार्ट में उक़्दे जनूबिया यानी केतु ज़म नाक़िस पहलू बनाए हुए है और मरकरी भी उसके साथ साथ पूरी पूरी आपकी दुश्मनी पे उतरा हुआ है, जिसकी वजह से ये सारे खराबे आपकी ज़िंदगी में पैदा हो रहे हैं। बाकी जितने भी कवाकिब अगर आपके दुश्मन होंगे, मुखालिफ होंगे, आपके लिए नाक़िस पहलू पैदा करेंगे, तो वो जुज़ वक्ती होंगे, उनका तवील अरसा नाक़िस असर आपकी ज़िंदगी पे नहीं रहेगा। लेकिन अगर तवील अरसा आपकी ज़िंदगी में मुसलसल नाक़िस असरात चल रहे हैं, 10 साल, 20 साल, और वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे, तो फिर सारा जो मसला है, उसकी जड़ और बुनियाद साउथ नोड यानी केतु है। ये ज़हन में रख लीजिए, फिर उसका हल करना ज़रूरी होगा। आर्यन, अगर आपके बर्थ चार्ट में मून आपके लिए मैलिफिक है, आपके लिए नाक़िस है, आपका दुश्मन है, तो आपकी ज़िंदगी बेतरतीब हो जाएगी, बचपन में आप घर से भाग जाएँगे, अफ़राद ख़ाना से आप जुदाई इख्तियार करेंगे, घर में आपका जी नहीं लगेगा, आप अ, बचपन से ही कोशिश करेंगे कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ, घर से, घर के माहौल से मैं दूर चला जाऊँ। फिर बाज़ औक़ात ऐसे प्लेसमेंट पैदा होते हैं मून की वजह से, जो आर्यंस की वालिदा से बड़ी तकलीफ़ और दुःख मिलता है, या एरीज़ की वालिदा तलाक याफ्ता हो जाती है या बेवा हो जाती है। बचपन में वो देखते हैं कि माँ ने बड़ी मुसीबतें बर्दाश्त की, बाप ने तशद्दुद किया, यानी माँ किसी मुसीबत में है, या बेवा है, या तलाक याफ्ता है, या शौहर नारवा सलूक कर रहा है, मारपीट करता है, तशद्दुद करता है, रूठ के मैके जाके बैठ जाती है, वो एरीज़ की ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। और फिर ऐसा भी होता है कि वालिदा बहुत बीमार रहती हैं, बचपन में वालिदा की मौत का सदमा एरीज़ को बर्दाश्त करना पड़ता है। ये सब तब होगा जब आपका मून वीक होगा। और आपके ज़ायचे का जो 5वां घर है, वो सन यानी आफ़ताब आलम मताब के ज़ेर असर है। अगर शम्स आपके पैदाइशी ज़ायचा में मज़बूत है, तो आप सारी ज़िंदगी खुश व खुर्रम रहेंगे, खुशियाँ आपका पीछा करेंगी, हर काम में जिसमें आप हाथ डालेंगे आपको फ़ायदा होगा, सरमायाकारी करने से आपको फ़ायदा होगा, आपकी हैसियत अच्छी होगी, रेपुटेशन अच्छी होगी, आप अपने जज़्बात पे बड़े अच्छे तरीके से कंट्रोल करेंगे। यानी ये जो चेहरा होता है, ये दिल का आईना होता है। आम लोग होते हैं ना, जो उनके दिल पे है वो चेहरे पे आ जाता है।
अगर दिल में किसी के लिए नफ़रत है तो चेहरा बता देगा कि आप उसको बड़ी खशमगीन निगाहों से देख रहे हैं, आपके चेहरे पे जलाल है, ऐसे तासुरात हैं, साफ़ पता चल रहा है कि आपको ये बात पसंद नहीं या बंदा पसंद नहीं, नफ़रत है। किसी से मोहब्बत करते हैं तो चेहरा साफ़ बता रहा है कि आप मरे-मिटे चले जा रहे हैं। लेकिन अगर आपके ज़ायचे के 5वें घर का मालिक सन, आफ़ताब, नय्यर आज़म, खुर्शीद, ताबा है, दरख्शां है, ताकतवर है, क़ुव्वत याफ़्ता है, तक़वियत पकड़े हुए आपके ज़ायचा में, वो आपको इतना अजीबो-गरीब बना देगा कि आपके चेहरे पे पता ही नहीं चलेगा कि खुशी के आसार हैं या गम के आसार हैं। दिल में क्या है कोई आपकी फेस रीडिंग नहीं कर सकेगा। आपका अपना रोलर प्लैनेट मार्स अगर सन के साथ मिल जाए, कैज़मी कर ले आपके ज़ायचा में, तो आपके अज़म बहुत बुलंद होते हैं, आप आला मकाम हासिल करते हैं, आपकी सेहत अच्छी रहती है, आपकी माली पोजीशन बहुत मज़बूत होती है, ज़िंदगी के चैलेंजेस का आप खंदा पेशानी के साथ मुकाबला करते हैं और आप मुतासिरकुन शख्सियत के मालिक होते हैं। अब बात करते हैं वीनस की, नाहीद की, ज़ोहरा, कौकब मोहब्बत अगर आपके पैदाइशी ज़ायचा में फ़ाल है, एक्टिव है, बेनिफिक है, तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा आर्यन्स आपको ये होगा कि आपकी जो बीवी है उससे आपको मोहब्बत होगी। कतई नज़र इस बहस के कि लव मैरिज होती है या नहीं होती, वो 5वें घर से जुड़ा है मामला, वो आफ़ताब के साथ मामला है। लेकिन वीनस का ताल्लुक आपकी शादी के साथ है। तो अगर वीनस आपके ज़ायचे में बेनिफिक है, वो आपकी बीवी ऐसी होगी कि शादी के बाद आपको उससे मोहब्बत हो जाएगी, चाहे अरेंज मैरिज ही होती है। बीवी खूबसूरत होगी, बाशऊर होगी, सलीक़ामंद होगी और आपको मौसीक़ी से और फ़ाइन आर्ट से बड़ी दिलचस्पी होगी। नित नए ज़ायक़े चखना, नित नई जगहों पे जाना, सैर-व-तफ़रीह करना, सोशल गैदरिंग करना, एंटरटेनमेंट हासिल करना, दिल को फ़रहत देना, ये आपकी तबीयत का ख़ासा होगा। ऐसे आर्यन्स जो हैं वो एडवेंचर पसंद होंगे। आर्यन अगर आप बचपन से सौम सलात के पाबंद हैं, मस्जिद में जाते हैं, आपने कुरान पाक नाज़रा पढ़ा है, हिफ्ज़ पढ़ा है, बुज़ुर्गों की खिदमत में आप बैठे हैं, मज़हब से आपका रुझान और लगाव है, आपने बचपन में इत्तिकाफ़ किया, बचपन में आपने हज उम्रा किया, बचपन में आप बुज़ुर्गों की सोबत में बैठे, आपको नमाज की आदत थी, तो इसका साफ़ और वाज़ेह मतलब ये है कि आपके पैदाइशी ज़ायचा में मुश्तरी, साद अकबर कौकब, वो आपके हक़ में है, वो बेनिफिक है। वो बाद में अगर आपके हालात ख़राब हो गए हैं, बुरा वक़्त आ गया है, तो आपकी बदअमली की वजह से जुपिटर वीक हो चुका है। तो जिन आर्यन ने बचपन में नेकी के अमाल सरअंजाम दिए, मज़हब की जानिब उनका रुझान रहा, तो इससे पता चल रहा है कि आपका मुश्तरी मज़बूत था। तो ऐसे आर्यन्स मेहरबानी करने वाले, हमदर्द और बाप को खुश करने वाले, बाप की खिदमत करने वाले, ईमानदारी के साथ अपने इज़्ज़त और वक़ार को बढ़ाने वाले, दयानतदार, सखावत करने वाले, बड़े नेक लोग होते हैं, गरीब परवर होते हैं। उनका अपने बाप के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ होता है। आर्यन आपके जनरल चार्ट में, जो जनरल रीडिंग में आपको बता रहा हूँ, हर साल सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, ये 3 महीने आप पे बड़े भारी पड़ते हैं। क्योंकि इनमें जो ट्रांज़िट होता है मरकरी, वीनस और सन, ये विर्गो से गुज़र कर आगे बढ़ते हुए लिब्रा को क्रॉस करके स्कॉर्पियो की तरफ जाते हैं। तो ये वो महीने हैं जब आपका सन साइन एरीज़ है, आपका एसेंडेंट राइजिंग स्टार एरीज़ है या मून साइन एरीज़ है, तो माली रुकावटें इन 3 महीनों में हर साल आना शुरू हो जाती हैं और सेहत ख़राब होने लग जाती है, माली मसाइल और तनाज़ात और झगड़े जन्म लेने लग जाते हैं। बैरून मुल्क सफ़र में रुकावट हो जाती है, अगर आप परदेश में मुकीम हैं तो वहाँ मसाइल बनने लग जाते हैं, आमदो-रफ़्त में रुकावट पैदा होती है। और जब जब मरकरी और सन और वीनस एक दूसरे के करीब आते हैं तो आप पे इज़ाफ़ी बोझ भी पड़ता है, मसाइल दर्द-सर बनते हैं, अखराजात में इज़ाफ़ा होने लग जाता है। और जब आपके ट्रांज़िट चार्ट में जुपिटर, सैटर्न, इन दोनों में से कोई एक, ये जो 2 आलमी कवाकिब हैं हमारे इस्लामिक एस्ट्रोलॉजिकल सिस्टम में, मुश्तरी और ज़ुहुल, इन दोनों के करीब अगर
रास या ज़म आता है तो आपके लिए बहुत मसाइल बनते हैं, आपकी उम्र घटना शुरू हो जाती है, तनाज़ात जन्म लेते हैं और आपको ज़िंदगी में नाकामियाँ मिलना शुरू हो जाती हैं। बदबख्ती का एक स्याह दौर जो है, वो शुरू हो जाता है। जब आपके ज़ायचे का 8वां घर ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, स्कॉर्पियो हाउस, तो आपके बाप के साथ तनाज़ात बन जाते हैं, बाप से जुदाई, अलहदगी, इख्तिलाफ़ात और बाप की जानिब से आग कर दिया जाना, घर से निकाल दिया जाना या बेरुखी का मुज़ाहरा या बाप का सदमा, बाप की जुदाई, बाप की मौत, कोई ना कोई मसला आप अपनी ज़िंदगी में देखते हैं और रुकावटें और परेशानियां जो हैं वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेती हैं। अगर ऐसा मसला आपके सामने दरपेश हो तो आप समझ आइए कि आपके जायचे का जो 8वां घर है वो इस वक्त स्ट्रॉन्ग हो चुका है। अब मैं आपको इससे पहले कि रेमेडीज़ बताऊं, एक लुब-ए-लुबाब आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। मार्स जो आपका अपना रोलर प्लैनेट है, अगर आपके पैदाइशी जायचा में वीक है तो आपकी सेहत बहुत कमज़ोर होगी, आप लाग़िर होंगे, कमज़ोर होंगे और आपकी उम्र भी बस दरमियानी होगी। यानी 40 से 50 के दरमियान टोटल आपकी ज़िंदगी होगी, अगर आपके पैदाइशी जायचा में मार्स आपके लिए मैलेफिक है या वीक है। अगर मून वीक है, उसका प्लेसमेंट ठीक नहीं है, तो ज़हनी सुख और सुकून आपको ज़िंदगी भर नहीं मिलेगा। एक मुसीबत से निकलेंगे, दूसरी मुसीबत में जा पड़ेंगे, माली नुकसान बहुत होगा और वालदा सारी ज़िंदगी परेशानियों में मुब्तला रहेगी। अगर आपका सन वीक है या मैलिफिक है, तो आपका निज़ाम हज़म बिल्कुल कमज़ोर होगा, आप खून की कमी का शिकार होंगे और आपके यहाँ बेटा पैदा होने के इम्कानात सिफ़र होंगे, बेटियाँ सबसे ज़्यादा पैदा होंगी। अगर मरकरी आपका मैलिफिक है या वीक है तो आपकी सेहत बहुत कमज़ोर होगी, आप लापरवाह होंगे, ज़िंदगी भर गलतियाँ करते रहेंगे, याददाश्त ठीक नहीं होगी, आपका हाफ़ज़ा ठीक नहीं होगा और आप गैर मुस्तकिल मिजाज होंगे, एक बात पे कायम नहीं रहेंगे और बहुत ज़्यादा जज्बाती होंगे, पल में तोला पल में माशा, ये बहुत बड़ी ख़राबी हो जाएगी आपकी ज़िंदगी में। अगर आपका वेनस वीक है तो अज़वाजी सुख नहीं मिलेगा, तलाक हो जाएगी, जुदाई हो जाएगी, बीवी रूठ के छोड़ जाएगी, खुला ले लेगी या शादी के बाद शादी कामयाब नहीं होगी, तो ये वेनस की वजह से होगा। अज़वाजी सुख का फुकदान होगा और अगर जुपिटर वीक होगा तो बाप के साथ आपका तनाज़ा होगा या बचपन में बाप का साया सर से उठ जाएगा। आपने बचपन में यतीमी देखी है, तो इसका मतलब ये है कि आपका जुपिटर जो है वो ठीक नहीं है, आपके पैदाइशी जायचा में और फिर ज़िंदगी में आपको खुशहाली नहीं मिलेगी। अगर ज़ोहल आपका वीक है, आपके लिए नाक़िस पहलू लिए हुए है, तो सारी ज़िंदगी आमदनी में कमी होगी, पैसा रुकता ही रहेगा, कभी एक मुलाज़मत, एक काम, एक कारोबार मुसलसल कॉन्टिन्यू पै दर पै इस्तेहकाम के साथ, पायदारी के साथ, मवाज़बत और दवाम के साथ आप एक काम नहीं कर सकेंगे। कभी कोई धंधा, कभी कोई धंधा, कभी इधर गिरे, कभी इधर गिरे, कभी इधर लुढ़क गए, कभी इधर लुढ़क गए। हर काम किया, हर मुलाज़मत की, हर धंधा किया, हर रोज़गार, शोबा, पेशा अपनाया मगर खाक फ़ायदा, कोई फ़ायदा ना हुआ। इसका मतलब है कि ज़ोहल आपका ठीक नहीं है। आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएँगी, हड्डियाँ बार-बार टूटेंगी, आसाब कमज़ोर हो जाएँगे, आप बददिल हो जाएँगे और उकता जाएँगे ज़िंदगी से और सुख नहीं आएगा। तो इसका माना ये है कि आपका जो ज़ोहल है, वो पैदाइशी ज़ायचा में ठीक नहीं है। यूनानी इल्म नजूम के एतबार से 3 बड़ी अहम रेमेडीज़ जो जनरल रेमेडीज़ हैं आपके लिए, आपकी ज़िंदगी में आपके लिए नफ़ामंद असरात लेके आएँगी, आसूदगी लेके आएँगी, सहूलियात को पैदा करेंगी। ये नेकी के अमाल आपको बहुत फ़ायदा देंगे, 3 हैं। इनमें सबसे पहला एरीज़, आप अपने वालिदैन की खिदमत करें, उनकी दुआ लें, अगर नाराज़ हैं तो मना लें, रूठे हैं तो मिन्नत समाजत करें, वालिदैन की खिदमत करें, उनके पाँव दबाएँ, अपने वालिद और वालदा के कपड़े खुद धोना शुरू कर दें, उनको खाना खुद पेश करना शुरू कर दें, उनको पानी खुद पेश करना शुरू कर दें, उनकी ग़िज़ा का एहतमाम आप करना शुरू कर दें, आपकी किस्मत पलटा खा जाएगी। आप सुखी हो जाएँगे, आपकी मेहनतें सवारत हो जाएँगी, आपकी किस्मत में बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। और अगर दोनों में से कोई एक या दोनों वफ़ात पा चुके हैं, तो फिर उनकी कब्र पे जुमा के दिन जाया करें।
आका सैयदुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है, मन ज़ारा क़ब्र अबवैहि इहदाहुमा औ किलाहुमा फ़ी कुल्ली यौम जुमा गुफ़िर लहू व कुतिबा बर्रा। जिसने अपने वालिदैन दोनों या दोनों में से कोई एक जो फौतशुदा है उसकी कब्र पे जुमा के दिन हाजिरी दी, अल्लाह ताला उसे इस तरह पाक साफ कर देगा जैसे वो अभी पैदा हुआ है। बात को समझें, उसके तमाम गुनाह मिट जाएंगे, उसके तमाम बद अमल ख़त्म कर दिए जाएंगे, उसे इस तरह पाकीज़ा साफ सुथरा कर दिया जाएगा गोया अभी पैदा हुआ है। तो ये जो कारमा आता है, मकाफ़ात अमल आता है, और आपके बुरे अमाल आपके सामने आके आपको केतु की शक्ल में या ज़ुहुल की शक्ल में नाक़िस असरात देते हैं, लिलित की शक्ल में, वो दूर हो जाएंगे। अगर वालिदैन फौतशुदा हैं, कोशिश करें कि कभी ना कभी जुमे के दिन उनकी कब्र पे हाज़िरी दें, उनके लिए साले सवाब करते रहें, उनकी क़ज़ाशुदा नमाज़ें अदा करवाएँ, उनके अइज़ा और अकारिब बहन भाइयों के साथ अच्छा सलूक करें, उनके दोस्तों के साथ अच्छा सलूक करें, और उनकी सालाना बरसी और साल सवाब का एहतमाम करें। ये सबसे बेस्ट रेमेडी है आर्यंस, आपके लिए इससे बेहतर रेमेडी कोई नहीं है। दूसरी रेमेडी, परिंदों और छोटे मासूम बच्चों पे शफ़क़त करें, मेहरबानी करें, उनके साथ मोहब्बत के साथ पेश आएँ, उनको खाने पीने की चीज़ें दें, बाजरा, और फ़ीड करें बर्ड्स को, और कैद मत करें, परिंदों को कैद मत करें, आज़ाद करें। और बच्चों को हुस्न सलूक के साथ उनके साथ पेश आएँ, चाहे आपके अपने बच्चे हैं, चाहे आपके अज़्ज़ और अकारिब के बच्चे हैं, चाहे आपके ख़ानदान गली मोहल्ला के बच्चे हैं, बच्चों के साथ आप हुस्न सलूक करें। अगर कोई यतीम बच्चा है तो उसके सर पे दस्ते शफ़क़त रख दें। आका सैयदुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है, यतीम बच्चे के सर पे अगर आपने प्यार से हाथ फेर दिया, उसके सर के जितने बाल आपके हाथ के नीचे आएंगे उतने गुनाह अल्लाह आपके माफ़ कर देगा। ये गुनाह, ये मुसीबतें, ये परेशानियाँ, ये सब दूर हो जाती हैं। छोटे यतीम बच्चे, बच्चियाँ, उनके साथ हुस्न सलूक करें, परिंदों के साथ हुस्न सलूक करें, तो आपकी किस्मत पलटा खा जाएगी। तीसरी रेमेडी है आपके लिए, 4 तावीज़ात लिखे जाते हैं, 2 फ्रंट पे, 2 बैक पे। चाहे तो चांदी की तख्ती पे लिखवाएं, चाहे तो कागज़ पे आप लिखवा के, उनके पहनने का भी एक वक्त है, बनाने का भी एक वक्त है, तरीक़ाकार है। यह आपकी लाइफ टाइम रेमेडी होगी, आपकी किस्मत को बदल देगी। इसकी तफसीलात मैं आपको नहीं बता रहा, हर बात बताने वाली नहीं होती। मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रज़वी को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।